अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने इस लेक्चर में मल्टी रेट प्रोसेसिंग पढ़नी है और हम आज कोशिश करेंगे कि कम से कम 12.1 जो है ना सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन वो हम कर लें। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने सैम्पलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा था चैप्टर नंबर 1 में, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो मैथमेटिकली और हम टी को रिप्लेस कर दें टी इज इक्वल टू एन टी के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल बनता है दैट इज़ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इस बात का बेसिकली मतलब ये है कि ये सिग्नल एक्स ऑफ टी जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और ये सिग्नल एक्स ऑफ एन जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, दे बोथ आर इक्विवेलेंट एट सम टाइम इंस्टेंट्स, ठीक है, सच दैट के हर कंसेक्टिव जो दो सैम्पल्स हैं उनके दरमियान जो टाइम डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल टी सेकेंड्स। अच्छा, फिर हम लोगों ने इसको फिर थोड़ी सी डिटेल में देखा था चैप्टर नंबर 6 में। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 पे जाने से पहले थोड़ा सा टाइम डोमेन को भी समझा था और फ्रीक्वेंसी डोमेन की हद तक कम से कम ये समझ लिया था कि दोनों सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक्स ऑफ टी की फ्रीक्वेंसी को अगर हम अपर केस ओमेगा और लोअर केस फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को लोअर केस ओमेगा से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से दोनों के टाइम डोमेन में हम एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी के दरमियान भी एक रिलेशनशिप है। ओके। फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में ये देखा था कि दोनों जो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, उनके स्पेक्ट्रा के दरमियान का रिलेशनशिप है। और फिर हम लोगों ने इस तरह की एक इक्वेशन पढ़ी थी, ये जो डीएफटी से पहले वाला चैप्टर है या डीएफटी का जो बिल्कुल पहला लेक्चर है उसमें आपको कुछ स्लाइड्स मिल जाएंगी जो जिसमें ये क्वेश्चन थोड़ी सी इस्तेमाल हुई हुई, एक्सप्लेन नहीं हुई हुई लेकिन यूज़ ज़रूर हुई है। मसलन एक्स ऑफ ओमेगा जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें हम लोगों ने कुछ इस तरह की इक्वेशन पढ़ी थी। कि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसके स्पेक्ट्रम के अगर हम बहुत सारे रेप्लिकास बना लें, ठीक है, और अच्छा ये जो है दिस इज ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई बाय एफ एफ एस या 2 पाई टी, ठीक है। तो जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है इटसेल्फ, उसके बहुत सारे रेप्लिकास को हम शिफ्ट कर लें, ठीक है, मतलब इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा एस के ऊपर, तो वो जो हमारे पास रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम बनेगा दैट विल बी इक्वलेंट टू डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इससे आगे चलते हैं कि अब हम लोग ने अगर कुछ इस तरह से करना हो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करनी हो तो उसका ये तरीका हमें जनरली ये समझ आता है कि पहले हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करें इनटू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ठीक है, और फिर हम उसकी रीसैम्पलिंग करें। मसलन अगर हम हमारे पास जो पहले सैम्पलिंग रेट है इफ दैट इज़ टी सेकेंड्स और हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं टी डैश विच कैन बी लोअर देन टी और इट कैन बी ग्रेटर देन टी, तो ये करने के लिए पहले हमें जो एक्स ऑफ एन है उसकी रिकंस्ट्रक्शन करके पहले उसको एक्स ऑफ टी बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसको एक डिफरेंट टाइम पीरियड पे या डिफरेंट सैम्पलिंग रेट पे सैम्पल कर सकते हैं। लेकिन सैम्पलिंग इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो रीसैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है वही कहता है कि हम एक नया सीक्वेंस, मिसाल के तौर पर एक्स नॉट एन कंप्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस विच इज़ एक्स ऑफ एन and the new sequence sampling rate of new sequence is not equal to sampling rate of existing sequence. Of course हम उसको उसका sampling rate ही हम लोगों ने change करना है, लेकिन without reconstructing हम इस x of n से xct नहीं बना रहे, हम इसकी रिकन्स्ट्रक्शन नहीं कर रहे, हम उसको x ऑन रहते हुए ही इसी को इस्तेमाल करते हुए हम एक नया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना रहे हैं विद अ डिफरेंट सैम्पलिंग टाइम, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रीसैम्पलिंग। अच्छा, अब हमारे पास इसमें तीन ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो ये कि हम सैम्पलिंग रेट को डिक्रीज़ कर दें बाय एन इंटीग्रल फैक्टर, तो कुछ हमारा जो नया वाला सैम्पलिंग टाइम है वो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब होगा, और इसी तरह से हम सैम्पलिंग टाइम को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, और इंक्रीज़ करने की अच्छा सैम्पलिंग टाइम नहीं, सैम्पलिंग रेट,
तो मतलब ऑफ कोर्स अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा हो जाता है, 2 सैंपल के दरमियान में टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो सैंपलिंग रेट उससे जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि टाइम ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। और सैंपलिंग रेट इंक्रीज़ अगर होगा, अपैरेंटली हमें लग रहा है कि टी नॉट डिक्रीज़ हो रहा है, ऑफ कोर्स टी नॉट डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन रिजल्टेंट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी और सैंपलिंग रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? अब ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स उठाए जा रहे हैं पर सेकंड या पर यूनिट टाइम। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ के अलावा जो कि हमने इंटीग्रल फैक्टर के साथ देखा, सैंपलिंग रेट सिंपली चेंज भी हो सकता है बाय नॉन इंटीग्रल फैक्टर, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है? अच्छा, अब हम इन तीनों चीज़ों को बारी-बारी करते हैं। टू बिगिन विथ, लेट्स सी हाउ सैंपलिंग रेट कैन बी डिक्रीज्ड बाय एन इंटीग्रल फैक्टर, जिसमें हम जो हमारा न्यू सैंपलिंग रेट है टी नॉट, वो इक्वल टू होगा डी नॉट डी टी के, और डी इसमें एक इंटीग्रल नंबर है। अच्छा, अब हमें अगेन थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 को रिकॉल करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों ने डेसिमेशन और इंटरपोलेशन को सीखा था। सैंपलिंग रेट को डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि अब हमारे पास एक गिवन यूनिट टाइम है विच कैन बी 1 सेकंड, 1 मिनट और व्हाटएवर। हम उस यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ सैंपल्स पहले अपीयर हो रहे थे, अब हमें नए सिग्नल में उससे कम सैंपल्स चाहिए, ठीक है? तो सैंपल रेट हमारा डिक्रीज़ हो गया। पहले हमें अगर 2 सैंपल के दरमियान का टाइम ड्यूरेशन टी सेकंड्स था, तो अब 2 सैंपल्स के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है दैट विल बी डी इंटू टी, तो जिसकी वजह से ओवरऑल हमें एक यूनिट टाइम में कम नंबर ऑफ सैंपल्स मिलेंगे। तो उसकी एक थोड़ी-सी ब्लॉक डायग्राम हमें ये समझ आती है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कोई इस तरह का सिग्नल है, ठीक है? और लेट्स सपोज़ कि हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं या उसका सैंपलिंग रेट रिड्यूस कर रहे हैं विद अ फैक्टर ऑफ 2, तो उसका मतलब ये है कि अब हमें जो उसकी आउटपुट पे नया सिग्नल मिलेगा, उसमें इनपुट सिग्नल के मुकाबले में आधे सैंपल्स होंगे, और वो इस तरह से होते हैं कि हम जब एक सैंपल कंसिडर करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने एक सैंपल ड्रॉप करना होता है, ठीक है? तो सैंपलिंग रेट अम, डिक्रीज़ बाय 2 या डेसिमेशन बाय 2 का मतलब ये है कि हम 2 कंसेक्टिव सैंपल जैसे कंसिडर करेंगे ना, तो उसमें से हम सिर्फ एक पिक करेंगे, ठीक है? मसलन जैसे कि मैं 0 और 1 वाला अगर देखूँ, तो मैं इसमें सिर्फ 0 वाला उठाऊँगी, 1 को छोड़ दूँगी। इसमें 2 और 3 वाला हम देखेंगे, तो हम सिर्फ उसमें से 2 वाला उठाएँगे। तो लेट्स सपो इसका मतलब ये है कि हम डी नंबर ऑफ सैंपल्स उठाते हैं और हम उसमें से सिर्फ एक पिक करते हैं। यूजुअली ये पहला होता है। या इसको इस एक तरीका और भी है इसको समझने या बोलने का, वो ये है कि अगर हम लेट्स सपोज़ विद रेफरेंस टू 0 शुरू करते हैं, तो हम 0 वाला उठा के D-1 सैंपल्स ड्रॉप करेंगे और फिर अगला उठाएँगे, फिर D-1 सैंपल्स ड्रॉप करेंगे, फिर अगला उठाएँगे एंड सो ऑन। अच्छा, तो हमें ये देखकर आउटपुट पे नज़र आ रहा है कि हमारा ये सैंपल रेट इसमें रिड्यूस हो चुका है या सैंपलिंग टाइम इसमें इंक्रीज़ हो चुका है। अच्छा, अब हमारा जो ये नया सिग्नल है, इसके अगर हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को देखें। अच्छा, आपको इसमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जे ओमेगा टी डी। हम लोगों ने अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के स्पेक्ट्रम को एक मतलब एक तरह से देखा, विच इज़ डिफरेंट दैन दिस रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों ने तो हमेशा उसको एक्स ओमेगा कहा है, ठीक है? यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है आपके सामने, वो एक्स ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा टी है, विच इज़ ओके। मतलब हम लोगों ने इसको ओमेगा बोलते हैं हमेशा, ठीक है? हम लोगों ने ये वाली प्रेजेंटेशन नहीं इस्तेमाल की। और दूसरा ये कि एक्स डी ओमेगा का मतलब ये होगा कि ये भी डेसिमेटेड सिग्नल है, जो हमें इसकी आउटपुट पे नज़र आ रहा है, ठीक है? कंप्रेसर की या डेसिमेटर की आउटपुट पे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसको हम इस तरह उसकी इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, ये हम इक्वेशन क्यों लिखते हैं, ये हम मैं थोड़ा-सा आपको आगे भी जाके एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसको अज़्यूम कर लो कि अब उसका सैंपलिंग टाइम जो है वो एक तो चेंज हो चुका है। दूसरा ये वो इक्वेशन भी है जो कि हमें इस इक्वेशन को देखने से भी थोड़ी चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है? ये वाली इक्वेशन जो है, ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को के स्पेक्ट्रम को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के स्पेक्ट्रम से रिलेट करती है, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने स्क्रीन पे है, ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के स्पेक्ट्रम को नए डेसिमेटेड सिग्नल के साथ रिलेट कर रही है यूजिंग डेसिमेटेड सिग्नल्स सैंपलिंग रेट एज़ वेल एज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? बल्कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ, तो ये डेसिमेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और ये डेसिमेटेड सिग्नल का सैंपलिंग टाइम है। अच्छा, और इसी इक्वेशन को फिर हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा कि यहाँ पर हम लोगों ने डी को कॉमन ले लिया है। अच्छा, ओके। और उसके बाद हमारे पास डी को कॉमन लेने के अलावा एक जो और इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है
कि ओमेगा डी को बेसिकली एक्सप्रेस कर दिया हम लोगों ने 2/TD के फॉर्म में, क्योंकि ओमेगा डी इज़ बेसिकली मतलब जो एक्चुअली ये जो है ना हमारे पास ओमेगा डी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम कह सकते हैं 2π/fs_d, मतलब डी का मतलब है कि सैम्पलिंग रेट अप्लाई करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी बनी, तो उसको हम 2π/TD भी कह सकते हैं, विच इज़ 2π/TD का मतलब ये मैंने यहाँ पे डी सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्ट में डी लिखने का मतलब ये है कि नया वाला सैम्पलिंग टाइम मेरे पास, और डी टी जो ये है बेसिकली डी इंटू टी के बराबर है, ठीक है। तो ओमेगा डी की जगह ये हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, और हम थोड़ा सा और इसको देखेंगे कि एलियासिंग क्यों हो सकती है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप अपने जहन में फॉर द टाइम बिंग आसानी के लिए चीज़ रखो कि हमारा अब हमारे पास सैम्पलिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, या नंबर ऑफ़ सैंपल्स जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सैंपल्स कम होने की वजह से ओवरऑल सैंपल्स भी कम हो रहे हैं, और एक सैम्पलिंग टाइम में भी सैम्पलिंग टाइम नहीं हमें कहना चाहिए, एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम में भी नंबर ऑफ़ सैंपल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ में फ़र्क पड़ना चाहिए। तो अब फ्रीक्वेंसी जो है ना वो पहले के मुकाबले में हमें थोड़ी-सी एक्सपैंड होके नज़र आएगी, क्योंकि टाइम डोमेन में कमी हुई है, सैंपल जो है वो बेसिकली हमारे पास रिड्यूस हुए हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में थोड़ा-सा हमें एक्सपेंशन अब नज़र आएगी। अच्छा, अब चूँकि एक्सपेंशन होगी तो फिर एलिसिंग हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है, लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पहले अगर इस तरह से मिल रहा था मुझे, ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब चूँकि ये जो मेरे पास जो प्रिंसिपल रेंज वाला स्पेक्ट्रम है, बेसिकली इट कैन इंटरफेयर विद इट्स नेबरिंग बैंड्स कह लो या फिर प्रिंसिपल रेंजेस कह लो, तो इसकी वजह से एलिसिंग जो है वो हो सकती है। तो हमें फिर करना क्या पड़ता है कि हमें फिर थोड़ा-सा इंश्योर करना पड़ता है कि हम लोगों ने जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अब चूज़ करनी है, वो उसकी वैल्यू ओमेगा/d से बड़ी हो, या ओमेगा/d के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, अ, ओके, ये मतलब इसका मतलब ये कि हम लोगों ने बेसिकली अगर इस तरह से ये कंडीशन मीट नहीं करती, तो पहले हमें जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको हमें शुरू में लो पास फ़िल्टर से गुज़ारना पड़ेगा, ठीक है। और लो पास फ़िल्टर से गुज़ारने के बाद फिर हम उसकी सैम्पलिंग और फिर रीसैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि हम लोगों ने टाइम टी के साथ सैम्पलिंग की, और रीसैम्पलिंग का मतलब है कि हमने उसी सैंपल सिग्नल को टाइम टी सब्सक्रिप्ट डी के साथ सैंपल किया। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम इस इक्वेशन को समझ लें कि हमारे पास जो डेसिमेट होके सिग्नल मिलता है हमें, उसकी उसकी इक्वेशंस हम कैसे अ, उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल की हम इक्वेशन कैसे समझें। अच्छा, ये जो हमारे पास पिंक शेड में इक्वेशन है, ये हमारे पास वही चैप्टर नंबर 6 वाली इक्वेशन है, ये हम लोगों ने पहले देखी हुई है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बहुत सारे रेप्लिकास बना दें एट मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा एस, तो हमारे पास एक्स लोअर केस ओमेगा यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। अच्छा, और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हम जो डेसिमेटेड सिग्नल है हमारा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको हम रिलेट कर सकते हैं किस तरह से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के स्पेक्ट्रम के साथ, कि अब वो शिफ्टेड होता है ओमेगा डी के साथ जो नई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये हम लोगों ने अभी पीछे देखा है कि ये वाली जो हमें इक्वेशन हमें कैसे मिली, ठीक है। ओमेगा डी को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ओमेगा डी इज इक्वल टू दिस दिस थिंग, और उसके बाद एल को एक एल चूँकि इटसेल्फ इज़ एन इंटीग्रल वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एल को इस तरह से डिकम्पोज़ किया है, वो हम थोड़ा सा आगे देते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से डिकम्पोज़ इससे क्यों किया है, ठीक है। और उसके बाद इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस एम इंटू टू पाई बाई डी टी एंड माइनस के डी इंटू टू पाई बाई डी टी। अब ये डी और डी यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास ये वाला फैक्टर बचता है। अब ये जो फैक्टर है ना, दिस फैक्टर इज़ बेसिकली इक्वल टू ओमेगा एस। तो अब आप अगर इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से रिलेट करो, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इक्वेशन है, ये सारी की सारी इक्वेशन बेसिकली इक्वल है इस इक्वेशन के शिफ्टेड बाय दिस फैक्टर, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इक्वेशन है, दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन,
ठीक है। शिफ्टेड बाय मतलब ये ओमेगा माइनस के ओमेगा एस लिखा है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये ओमेगा आ गया और ये के ओमेगा एस आ गया। ये ओमेगा एस क्यों है? क्योंकि ये टी जो है ओरिजिनल सैम्पलिंग टाइम है। इसी में एक शिफ्ट है माइनस एम ओमेगा टी का। तो हम इस सारी क्वेश्चन को मतलब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर से मतलब 1/d आ गया, ये समेशन आ गया, और ये हमारे पास जो अंदर वाली क्वेश्चन है वो हम लोगों ने इस तरह से लिख दी है। ठीक है, तो बिकॉज एक दफ़ा मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि ये वाली क्वेश्चन में अगर हम शिफ्ट डालेंगे मतलब इतना शिफ्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये इस वाली क्वेश्चन में शिफ्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो एंड सिंस लोअर केस ओमेगा इज इक्वल टू अपर केस ओमेगा टी और शिफ्ट शिफ्ट चूँकि फ्रीक्वेंसी में है, तो ये टी वाला फैक्टर वैसे ही यहाँ पर साथ आ गया और ये हमारे पास उसका जो ओमेगा है अपर केस ओमेगा उसमें ये वाला शिफ्ट जो है वो डला हुआ है। प्लीज़ इंश्योर कि आपको जो है ना ये वाली चीज़ समझ आए कैसी लिखी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस की कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है जिस वक़्त इस वक़्त मैं अपने कर्सर को फेर रही हूँ, इस इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन की तरफ आएँ तो हम लोगों ने बेसिकली अपनी आसानी के लिए ये किया है कि हमारे पास जो इन्फिनिट समेशन थी ना उसको हमने फाइनाइट नंबर ऑफ इन्फिनिट समेशंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब एक हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर तो था, लेकिन हम लोगों ने अब कह दिया कि हमारे पास लेट सपोज के डी नंबर ऑफ इनफाइनाइट समेशंस हैं, तो टेक्निकली या मैथमेटिकली जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड रहता है। ठीक है, अच्छा ओके, अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने अब समझना कैसे है कि स्पेक्ट्रम कैसे बने। अच्छा, अब हमारे पास इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम लोग एक्स ऑफ ओमेगा पहले हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्स ऑफ ओमेगा की इन्फॉर्मेशन भी ज़ाहिर सी बात है कि एक्स ऑफ अपर केस ओमेगा से आती है। अगर हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वी नो कि इट्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच है, ये फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा एच है। ठीक है, और अगर हम अब इसकी सैम्पलिंग करेंगे विद द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, ठीक है, तो ये एक्स ऑफ अपर केस ओमेगा है। अब हमारे पास जो लोअर केस ओमेगा यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो बनेगा तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारे पास अब यूँ समझ लो आपके लोअर केस ओमेगा एच और ये माइनस ओमेगा एच, और ये हमारे पास एक प्रिंसिपल रेंज है और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज़ ओमेगा एस। ठीक है, अच्छा अब चूंकि मैंने इसको इस वाले इस एक्सरसाइज पे एक फ्रीक्वेंसी को इस तरह से लिखा है, एक फ्रीक्वेंसी को इस तरह से लिखा है, तो लेट मी रिलेट दैम। मैं इसके साथ इसको इसको मैं टी से डिवाइड कर देती हूँ ताकि फिर हम एटलीस्ट इसको हम कह सकते हैं कि अब ये हम लोगों ने ओमेगा अपर केस ओमेगा को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दैट इज़ ओके क्योंकि हम इस ओमेगा को इस ओमेगा के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ओमेगा रखा है और ये वाला जो सिग्नल है दैट इज़ ओमेगा एस, ये वाला जो इसका ये सेंटर पॉइंट है दैट इज़ माइनस ओमेगा एस। आगे अगर कोई और ट्राइंगल आएगी तो डेट विल बी -2 ओमेगा एस एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसको हमें लोअर केस ओमेगा या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की टर्म्स में इस तरह से प्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, तो अब होता यूँ है कि हमें पता है कि जब हम डेसिमेशन करते हैं तो टाइम डोमेन में बेसिकली क्या होता है कि सिग्नल्स जो हैं वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। मसलन अगर मेरे पास कोई इस तरह का सिग्नल है और मैंने इसको बाय फैक्टर ऑफ लेट्स सपोज कि ये मेरे पास यहाँ पे 0 है और मैंने बाय फैक्टर ऑफ 3 इसको डेसिमेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 वाला तो ऐसे ही रहेगा और उसके बाद 2 छोड़ के ये वाला जो सैंपल है ये मेरे पास 1 के ऊपर आएगा, फिर ये 2 छोड़ के ये वाला जो सैंपल है ये मेरे पास 2 पे आएगा और इसी तरह से ये वाला जो सैंपल है मेरे पास ये यहाँ पर -1 पे आएगा। ठीक है, जो -3 पे था। तो टाइम डोमेन में क्या हो रहा है हमारे पास कि
हम बेसिकली दो दो सैंपल्स ड्रॉप करते जा रहे हैं और फिर तीसरा सैंपल उठाते जा रहे हैं अगर हम डेसिमेशन बाय द फैक्टर ऑफ 3 करें तो। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखो कि उसके रिजल्ट में क्या होता है। हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी है दोज ऑल दोज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स से बेसिकली गेट मल्टीप्लाइड विद 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पाई बाय 3 पे हमें मिल रही थी, अब ये फ्रीक्वेंसी हमें पाई के ऊपर मिलेगी डेसिमेट होने के बाद। उस तरह से जो जो 2 पाई वाला कंपोनेंट है वो स्ट्रेच जब होगा तो वो 2 पाई वाला कंपोनेंट जो है वो 6 पाई के ऊपर मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बहुत एक वियर्ड सी चीज़ नज़र आ रही है कि ये दरमियान में क्या आएगा, ठीक है। मतलब पाई से लेकर ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे मेरे पास पाई पे आखिरी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है और ये मेरे पास 5 पाई पे है तो दरमियान में सारा हल ही हो। ऐसा तो इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के हवाले से ये पढ़ा था कि इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल जो होता है वो एक पीरियोडिक सिग्नल होता है माइनस पाई से लेकर पाई तक। अच्छा, यहाँ पर अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, दैट कम्स इनटू एक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की पोजीशन में है। ये हमारे पास बेसिकली इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ही हैं। ये जो k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कंपोनेंट जा रहे हैं ना, ये वही ये इन ट्राइंगल के नंबर्स को शो कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे और यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। और अब ये जो डी नंबर ऑफ फाइनाइट रेप्लिकेशंस थी या एक ये समेशन का ऑपरेटर बाहर लगा हुआ था जो हमें दिखाया था कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ समेशंस हैं, वो अब यहाँ पे एक्शन प्ले करेंगी कि हम दे शुड वेरी फ्रॉम कहते नंबर ऑफ समेशंस होंगे एम इज इक्वल टू 0 से लेकर d-1। मतलब अगर हम लोगों ने डी को क्योंकि 3 रखा था तो दिस समेशन विल वेरी फ्रॉम m इज इक्वल टू 0 टू 2। तो ये वाला जो हमारे पास इस पोजीशन में जो हमारे पास तीनों हमें नज़र आ रहे हैं स्पेक्ट्रा, ये कह लो या इमेजेस आप हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के जो स्पेक्ट्रा था वो उसकी जो रेप्लिकेशन थी हमें वो यहाँ पे जो 3 दफ़ा नज़र आ रही है वो वी कॉल इट m इज इक्वल टू 0 के लिए सिग्नल, m इज इक्वल टू 1 के लिए जो है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, 2 पाई के सेंटर में। और m इज इक्वल टू 2 के लिए सिग्नल बनेगा वो यहाँ 4 पाई के सेंटर में बनेगा, ठीक है। और अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर हम एड अप कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला सिग्नल बनता है, ठीक है। तो हुआ बेसिकली क्या है कि इसके जो है ना सॉर्ट ऑफ ये स्प्रेड भी होता है, ठीक है। एक तो ये स्प्रेड होके बनता है और दूसरा अच्छा इसको फिर ये चीज़ और हमारे यहाँ पे जहन में होनी चाहिए कि मतलब हम लोगों ने जब ओरिजिनल सिग्नल लिया यहाँ से तो उसके बाद हम फाइनल सिग्नल तक पहुँचते कैसे हैं। हम लोगों ने बेसिकली एक तो पहले हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जो हमें नज़र आ रहा है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है डी के साथ जो हमारा जिस फैक्टर से हम डेसिमेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उस सिग्नल की उतनी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनानी होती हैं, ठीक है, सच दैट कि जो अगर मैं बिल्कुल सेंटर वाले को देखूँ तो पहली दफ़ा ये सेंटर्ड है 0 में, दूसरी दफ़ा ये सेंटर्ड है 2 पाई में और तीसरी दफ़ा ये सेंटर्ड है 4 पाई में। और तो इन तीनों को हमने ऐड अप करके फाइनल सिग्नल बनाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब डेसिमेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम है और अगर आप इसको नोट करो तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 टू 1/d। ये 1/d जो है ये हमारे पास यहाँ से आया है, ये वाला 1/d, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अब अगर हम डेसीमीटर को देखें तो हमें थोड़ा सा ये अंदाज़ा होगा कि पहले जो एक्स ऑफ एन सिग्नल है ना, पहले हमें इसको एक लो पास फ़िल्टर से गुज़ारना पड़ता है। लो पास फ़िल्टर से हमें क्यों गुज़ारना पड़ता है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसको हम लोगों ने स्प्रेड करना होता है और अगर हम इसको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ऊपर कट ऑफ नहीं करेंगे तो ये मसलन जो दोनों नेबरिंग बैंड्स हैं ये इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको अब ये तो मतलब हम लोगों ने डी इज इक्वल टू 3 के ऊपर देखा है ना, जहाँ पे एग्जैक्टली बस वो कोइंसाइड कर रहे हैं, एक्सीड नहीं कर रहे अपनी अपनी वैल्यू के साथ। लेकिन अगर इसको डेसिमेट करते हैं हम बाय द फैक्टर ऑफ 4 तो फिर उससे पहले हमें इसकी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इसकी लो पास फ़िल्टरिंग करें, ठीक है। तो फिर पहले हम एक प्रेफर करते हैं कि इसको हम एक लो पास फ़िल्टर से गुजारें जिसका गेन इतना हो, और सॉरी गेन तो उसका 1 ही होगा। गेन का मतलब 1 होने का ये है कि उस वो खुद से फ़िल्टर इटसेल्फ कोई एटेन्युएशन या एम्प्लीफिकेशन इंट्रोड्यूस ना करे, लेकिन इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी इक्वल टू π/t। और फिर हम उसको उसकी डेसिमेशन करते हैं, ठीक है।
अच्छा, और इन जनरल जब हम डाउन सैम्पलिंग करते हैं या डेसिमेशन करते हैं तो सिग्नल की इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाती है। वो हम लोगों ने टाइम डोमेन में भी देखा कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन हम लूज़ कर देते हैं। इट इज़ अ लीनियर फंक्शन बट इट इज़ नॉट अ टाइम इनवेरिएंट फंक्शन, ठीक है? अगर टाइम को वेरी करेंगे तो सिग्नल में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? और इन जनरल डाउन सैम्पलर कैन कॉज़ एलियासिंग, ठीक है? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ज़रूर कॉज़ करेगा बट इट कैन कॉज़ एलियासिंग। अच्छा, अब हम जब सैम्पलिंग रेट को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है? इंटरपोलेशन का जो हमारे पास ऑपरेशन होता है वो कैसा होता है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे सिग्नल है और उसे हम किसी एक्सपेंडर या इंटरपोलेटर से गुजारें, तो हम करते क्या है कि अब हम लोगों ने ये जो हमें सैंपल्स नज़र आ रहे हैं ना बेसिकली आउटपुट पे इसी ड्यूरेशन में नंबर ऑफ सैंपल्स डबल हो जाते हैं। अच्छा, अब उन्होंने चूँकि थोड़ा-सा अपनी आसानी के लिए दिखाया हुआ है तो ये जो हमारे पास सेंट्रल सैंपल है ना, ये हमारे पास यहाँ पर है और जो साइडों के 2 सैंपल्स हैं, जो सेंटर ये जो अच्छा दिस नॉट एट सेंटर, दिस इज़ एट -1 बट स्टिल ये -1 के इर्द के जो 2 सैंपल्स हैं, ये अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और उनके दरमियान में 0 इंसर्ट हुए हुए हैं, ठीक है? जो टोटल सैंपल हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर 1, 2, 3 इस पॉइंट तक है, ठीक है? ये मतलब ये पूरा सिग्नल इन्होंने नहीं दिखाया हुआ, इन्होंने बस यहाँ इस सैंपल से लेकर इस सैंपल तक का ही सिग्नल दिखाया हुआ है यहाँ पर और हर 2 सैंपल्स के दरमियान में ज़ीरोज़ इंसर्ट हुए हुए हैं। तो अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन में मतलब पूरे सिग्नल को देखें जितने टाइम ड्यूरेशन में ये सिग्नल बना था, तो इ इतने टाइम ड्यूरेशन में जो आउटपुट का सिग्नल है उसमें डबल नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। अगर हम हर 2 कंसेक्युटिव सैंपल्स के दरमियान सिर्फ 1 ज़ीरो इंसर्ट करते हैं। अगर ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम हर 2 सैंपल्स के दरमियान 2 ज़ीरोज़ इंसर्ट करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा ओवरऑल नंबर ऑफ सैंपल्स। अच्छा, जो अप सैंपलर है उसको फिर हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है? अच्छा, अब आपने थोड़ा-सा इस चीज़ का ख़्याल रखना है, हम ये थोड़ा आगे भी चल के देखेंगे कि इसको अभी हम सिर्फ़ एक अप सैंपलर सिग्नल बोल रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेटेड सिग्नल एंड अप सैंपलर सिग्नल। अब इंटरपोलेशन में एक इंटरमीडिएट स्टेप ये होता है कि पहले हम ज़ीरोज़ इंसर्ट करें, जो एक प्रैक्टिकल इंटरपोलेटर होता है। अच्छा, अब हम दोनों तरफ का अगर ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म लें मतलब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, ये यहाँ पास एन ऑफ आई है, लेट मी रिप्लेस एन ऑफ आई विद एन अपॉन आई विद एम और तो यहाँ पे मेरे पास आई इंटू एम हो जाएगा, तो मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसका जो ट्रांसफ़ॉर्म है उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ एक्स इंटू ज़ी रेज़्ड टू पावर एल। अच्छा, और अब सैंपल्ड सिग्नल को हमें एक लो पास फ़िल्टर से गुज़ारना पड़ता है, उसकी वजह क्या है? थोड़ा-सा अब आप लोगों ने यहाँ पे सोचना है ज़रा रुक के कि ये मेरे पास इनपुट सिग्नल था, इसको मैंने एक अप सैंपलर से गुज़ारा, मुझे इस तरह का सिग्नल मिल गया। हर 2 सैंपल्स के दरमियान कंसेक्युटिव सैंपल के दरमियान ज़ीरोज़ इंसर्ट हुआ है। ज़ीरो इंसर्ट कितने होते हैं? जो जितना मैंने अप सैंपलिंग की वैल्यू है ना, मिसाल के तौर पे अगर आई की वैल्यू 2 है, तो अब अगेन यहाँ पे मतलब एक ज़ीरो मुझे इंसर्ट हुआ मिलेगा। अच्छा, और इसको फिर अप सैंपलिंग करने के बाद हम लोगों ने लो पास फ़िल्टर से गुज़ारना है और फ़िल्टर से गुज़ारने के बाद अब ये इंटरपोलेटेड सिग्नल बनता है। तो इस सिग्नल में और इस सिग्नल में क्या डिफ़रेंस है? ये आप 1 मिनट आपने ज़रा सोचना है और उसके बाद फिर आपने अ, स्लाइड चेंज करनी है या वीडियो चलानी है। अच्छा, अब हम थोड़ा देखते हैं कि इंटरपोलेशन वाले सिग्नल में और अप सैंपलिंग वाले सिग्नल में डिफ़रेंस क्या है? ये मेरे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अच्छा, और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर जिस तरह से हम लोगों ने डेसिमेशन में सीखा था कि अगर हमारे पास डेसिमेशन की आउटपुट पे चूँकि सिग्नल नंबर ऑफ सैंपल्स ओवरऑल भी और नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ गिवन यूनिट टाइम वो चूँकि रिड्यूस हो जाते हैं तो एक हमारे हम इसको रिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सपैंड हो जाती है। अच्छा, अब इंटरपोलेशन में अगर हम क्रिटिकली देखें तो एक गिवन यूनिट टाइम में हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा-सा इसका अगर कंपैरिज़न करें हम पुराने सिग्नल के साथ तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है वहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्शन होगी। वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है थोड़ा कंप्रेस होगा, ठीक है? ओके, अब कंप्रेस वो किस फैक्टर से होता है? बाय द फैक्टर ऑफ आई। तो हर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अब आई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? और आप अगर ये वाला जो मेन लो
है मेरे हमारे पास माइनस पाई से लेके पाई तक, इसको अगर आप देखो तो ये माइनस पाई से अब पाई बाय माइनस पाई की जगह माइनस पाई बाय आई हो चुका हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो सिग्नल 2 पाई पे था वो 2 पाई बाय आई पे हो चुका हुआ है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि अच्छा ये मेरे पास अब सैंपल जो सिग्नल है ना, ये मेरे पास उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। और मैंने आपको ये पीछे बताया था कि अब सैम्पलिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको लो पास फिल्टर से गुजारना है। ये हम लोगों ने इसको लो पास फिल्टर से गुजारा बैंड लिमिटेड सिग्नल से, उसकी बैंड विड्थ कितनी है, पाई बाय आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करो कि अब हमें सिर्फ इसमें वही वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं जो कि मतलब ये फ़िल्टर जो गुजारेगा, ये फ़िल्टर चूँकि डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर है, ज़ाहिर सी बात है कि ये भी पीरियोडिक सिग्नल होगा, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा और इसकी भी जो प्रिंसिपल रेंज होगी वो माइनस पाई से पाई होगी, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला सिग्नल जब हम इस फ़िल्टर से गुजारेंगे या इसको हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि ये वाला फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल जब इस फ्रीक्वेंसी डोमेन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्टेंट ये सिग्नल आएगा। अब नाउ इट इज़ एन इंटरपोलेटेड सिग्नल। अब इस सिग्नल में और इस सिग्नल में क्या फ़र्क है? इस सिग्नल में और इस सिग्नल में, ठीक है। एक तो हमें एक फ्रीक्वेंसी में देख के नज़र आ रहा है कि इसमें हमें ज़्यादा बैंड्स नज़र आ रहे हैं, मतलब इसमें अगर हम माइनस पाई से लेके पाई तक देखें तो हमें ये सिग्नल ज़्यादा पॉपुलेटेड नज़र आ रहा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कम हैं। लेकिन टाइम डोमेन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, ये वो सवाल है बेसिकली जो मैंने आपके लिए पिछली स्लाइड में आपके लिए छोड़ा था। आप यू स्टिल नीड टू थिंक अबाउट इट बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जब हम सिग्नल की अप सैम्पलिंग करते हैं या इंटरपोलेशन करते हैं, सिग्नल इन्फॉर्मेशन लूज़ नहीं होती अब, ठीक है। और डाउन सैम्पलिंग की तरह अप सैम्पलिंग इज़ ऑल्सो अ लीनियर एज वेल एज नॉन टाइम इनवेरिएंट फंक्शन, नॉट अ टाइम इनवेरिएंट फंक्शन। और स्पेक्ट्रल इमेजेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे ये। अब यहाँ पर मतलब टेक्निकली ये वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पाई बाय आई पे चला गया, लेकिन अगर हम अब पाई बाय आई से लेके पाई के दरमियान देखें तो यहाँ पे मुझे दो फालतू लोब्स नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे नहीं थे, तो इसने इमेजेस कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, अब हम इस वाली स्लाइड को देखते हैं। ये मैंने आपकी किताब से तस्वीर ली है, आप भी प्लीज़ इस किताब को भी खोल के देखना कि अब हुआ क्या है। ये मेरे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और लेट मी सपोज कि ये बैंड लिमिटेड सिग्नल है और इसकी जो है ना एफ मैक्स और एफ मैक्स माइनस एफ मैक्स ये इसकी मैक्सिमम एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज हैं। इस सिग्नल को अगर हम सैम्पलिंग करें विद रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग टाइम टी, तो ये हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल कुछ इस तरह का आएगा सैम्पल होके, और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मेरे पास इस तरह का आएगा जिसमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के स्पेक्ट्रास बनते जाएंगे। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैं इस एक्स ऑफ एन को डेसिमेट करती हूँ यानी कि डाउन सैम्पल करती हूँ। इसी में से मैंने कुछ सैंपल्स उठा लिए तो मेरे पास टाइम टू सिग्नल कुछ इस तरह का आएगा। और हम लोगों ने देखा था कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस तरह का बनता है कि उसमें एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। चूँकि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक्सपैंड हो जाते हैं तो हम यहाँ पे करीब-करीब नज़र आ रहे हैं अब। अच्छा, और अगर हम इस सिग्नल को डाउन सैम्पलिंग करने के बजाय यहाँ से हम इस तरह मतलब अप सैम्पलिंग करें। अप सैम्पलिंग का मतलब ये है कि अब हम लोगों ने हर 2 कंसेक्टिव सैंपल के दरमियान फ्यू ज़ीरोस इंसर्ट कर दिए। यहाँ पे हमें 1 ज़ीरो इंसर्ट हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इस स्पेक्ट्रम में चेंज क्या आएगा कि स्पेक्ट्रम जो है वो सॉर्ट ऑफ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। श्रिंक होने का मतलब ये है कि पहले ये वाला स्पेक्ट्रम था ये हमें मतलब इस तरह से मिल रहा था यहाँ पर, अगर आप उसकी थोड़ी सी स्केल को देखो तो, लेकिन यहाँ पे उसी स्केल के अंदर ज़्यादा स्पेक्ट्रम अब नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। और अप सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने उस सिग्नल को फ़िल्टर से भी गुजारना होता है। ये एक लो पास फ़िल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और अगर आपको देख के याद था तो ये टाइप 1 फ़िल्टर की तरह का है क्योंकि इट इज़ सिमेट्रिक। तो इंटरप्रेटेड सिग्नल अप सैम्पल्ड सिग्नल को जब हम लो पास फ़िल्टर से गुजारते हैं, अब यहाँ पर आपको शायद उस सवाल का जवाब मिल जाए। फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हमें नज़र आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कुछ पहले से रिड्यूस हो रहे हैं। टाइम डोमेन में क्या हो रहा है कि जहाँ-जहाँ पे बेसिकली ज़ीरोस थे वहाँ-वहाँ पे अब सिग्नल इंटरपोलेटेड वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो व्हेन दिस सिग्नल गेट्स कन्वॉल्व्ड विद दिस सिग्नल या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिस स्पेक्ट्रम गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस स्पेक्ट्रम, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं और टाइम डोमेन में हमारे पास बेसिकली इंटरपोलेटेड सैंपल्स जनरेट हो जाते हैं। तो जहाँ-जहाँ पे ज़ीरो था
वहाँ पे अब हमें सैंपल की वैल्यूज़ नज़र आ रही है, मतलब सैंपल्स जनरेट कर लिए हम लोगों ने। और इंटरपोलेशन कैसे किया है कि मतलब पहला सैंपल और जैसे ये पहला सैंपल, ये दूसरा सैंपल है, तो इसके दरमियान एक वैल्यू जो है वो इंटरपोलेट होके हमें मिल गई। अच्छा, और ये बेसिकली उसी चीज़ को थोड़ा-सा या ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। इन दोनों स्लाइड्स में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ओके। अब थोड़ा-सा हम ये देखते हैं कि हम जब ये लो पास फ़िल्टर से गुज़ारते हैं तो उस लो पास फ़िल्टर के अपने इफ़ेक्ट्स किस तरह के होते हैं। मसलन मिसाल मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक लेट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मेरे पास एक सिग्नल है। अब आपको ये इतना अच्छा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसका थोड़ा-सा ना टाइम इंडेक्स ये देखो। ये मेरे पास एक्स ऑफ एन है। एक्स ऑफ एन में ये वाला सैंपल मेरे पास 0 पे है, ये 1 पे, ये 2 पे। ये मतलब अगर मैं देखूँ तो ये सबसे छोटा है, ये 1 पे बड़ा है। इस तरह से तो हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि सिग्नल के पहले 2-4 सैंपल्स देखकर। अच्छा, ये वाला जो सिग्नल है ना मेरे पास, दिस इज़ एन इंटरपोलेटेड सिग्नल। अब हर 2 सैंपल्स के दरमियान हम लोगों ने बेसिकली 3 ज़ीरोज़ इंसर्ट किए हैं। ठीक है? तो ये जो सैंपल मुझे 2 पे पहले मिल रहा था, ये मुझे अब अप्रॉक्सिमेटली 9 पे जाके मिल रहा है। ठीक है? अच्छा, ओके। और अब ये एक अप सैंपल्ड सिग्नल है, ठीक है? अप सैंपल्ड सिग्नल का मतलब ये है कि हम लोगों ने हर 2 कंसेक्टिव सैंपल के दरमियान ज़ीरोज़ इंसर्ट किए। अब हम इसको एक ऐसे फ़िल्टर से गुज़ार रहे हैं, ये मेरे पास जो लो पास फ़िल्टर है, इसकी लेंथ है 21, और इस फ़िल्टर का जो ट्रांसफ़ॉर्म बनता है या फिर इसका टीटीएफटी कि हम कह सकते हैं, वो मेरे पास ये इसके साथ प्लॉटेड है। और इस सिग्नल से हम जब गुज़ारेंगे, मतलब इस इंटरपोलेटेड सिग्नल को जब हम इस फ़िल्टर से गुज़ारेंगे तो हमें इस तरह का, सॉरी, इस अप सैंपल्ड सिग्नल को हम जब इस फ़िल्टर से गुज़ारेंगे, इस लो पास फ़िल्टर से, तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, ये हमें इंटरपोलेटेड सिग्नल मिलता है। इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि फ़िल्टर से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अभी हम इसी सिग्नल को, ठीक है, हाँ, बस सिग्नल यही रहा। इसी सिग्नल को अब हम किसी ऐसे फ़िल्टर से गुज़ारें जिसकी लेंथ कम हो। मसलन ये जो फ़िल्टर मेरे पास है, इसकी लेंथ 7 है, इसका आप रिस्पॉन्स भी देख रहे हो कि बहुत अच्छा नहीं है। अब आप देखो कि कितने शार्प एजेस जो हैं प्रोड्यूस हुए हैं। लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड वंस अगेन। आप इस स्लाइड को और इस स्लाइड को देखो। ये हासा स्मूथ सिग्नल है एज़ कम्पेयर टू एटलीस्ट दिस सेगमेंट, ठीक है? और यहाँ पे बहुत शार्प एजेस बेसिकली इंट्रोड्यूस है, तो फ़िल्टर की लेंथ से इंटरपोलेटेड सिग्नल को बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, और फाइनली अगर हम लोगों ने सैम्पलिंग रेट को चेंज करना हो बाय अ नॉन इंटीग्रल फैक्टर 2/3, मिसाल के तौर पे, कि पहले अगर सैम्पलिंग रेट की वैल्यू 1 थी तो अब हम उसको 2/3 करना चाहें या 3/2 करना चाहें, तो आप अब नोट कर रहे हो कि हमें उसको पहले हम उसकी इंटरपोलेशन करते हैं, ठीक है, बाय द फैक्टर ऑफ, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2/3 अगर, तो हम 3 के फैक्टर से इसकी इंटरपोलेशन करेंगे, और फिर अगेन 2/3 अगर वैल्यू थी तो 2 के फैक्टर से इसकी डेसिमेशन होगी, ठीक है? तो इसको जॉइन करके फिर हम, अब चूँकि हमें इंटरपोलेशन में बाद में फ़िल्टर लगता है, डेसिमेशन में पहले फ़िल्टर लगता है, तो ऐसा अगर हम इन दोनों को दोनों सिस्टम्स को जॉइन करें तो फिर हम इस तरह का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? या मतलब अप सैंपलिंग करके फ़िल्टर से गुज़ारते हैं और फिर उसकी डाउन सैंपलिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ वो ये है कि ये जो फ़िल्टर है, इसमें क्यों हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू ली ऑफ मतलब पाई बाय आई और पाई बाय डी से हम मतलब मिनिमम वैल्यू क्यों चूज़ करेंगे? व्हाई नॉट मैक्सिमम, या व्हाई नॉट एनी वन ऑफ देम? ठीक है? तो ये सवाल एक आप लोगों ने ज़रा देखना है इस चीज़ को, कि जब इन दोनों सिस्टम्स को कंबाइन कर रहे हैं और हम इन दोनों लो पास फ़िल्टर्स में से किसी एक को लगाना चाह रहे हैं, तो हम व्हाई डू वी गो फॉर दिस वैल्यू? उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से क्यों चूज़ करते हैं? ठीक है? तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और अगर मैंने इसके आगे लेक्चर अपलोड किया तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच।